नमस्कार बच्चों। जैसा कि कल हमने संज्ञा किया था और संज्ञा में मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से जाति से व्यक्ति या भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित होता है। तो कल हमने उसको एकदम कह सकते हैं कि हमने विस्तार से उसका अध्ययन किया था। पर आज हम इसको संक्षेप में पढ़ेंगे। जो मैं आपको पीडीएफ के माध्यम से पढ़ा रही हूँ, वो एक संक्षेप रूप है और हमें हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से संक्षेप रूप को ही याद करना है, क्योंकि हमारा जो मूल्यांकन है वो इस संक्षिप्तता के साथ ही चलता है। तो चलिए, जैसे देखिए इसमें सबसे पहले है संज्ञा। हमने संज्ञा की परिभाषा पढ़ी थी कि जिस शब्द से किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान अथवा गुण आदि का नाम मालूम हो उसे संज्ञा कहते हैं। जैसे राजेंद्र, तो ये नाम हो गया। जयपुर स्थान हो गया। गाय व्यक्ति में, सुंदरता भाव में, इस प्रकार से। तो संज्ञा की परिभाषा हम ये वाली जो है एकदम सरल तरीके से याद कर सकते हैं कि जिस शब्द से किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान अथवा गुण आदि का नाम मालूम हो उसे संज्ञा कहते हैं। जैसे राजेंद्र, जयपुर, गाय, सुंदरता आदि। उसके बाद में हमने पढ़े थे संज्ञा के भेद। तो संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के 3 भेद होते हैं। पहला हमने पढ़ा व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा और तीसरा भाववाचक संज्ञा। ये सब हमने जो है अध्ययन कर चुके हैं। हमने बहुत बड़े विस्तार में किया था, पर अब जो है हम संक्षिप्त कर रहे हैं और आपको संक्षिप्त ही याद करना है। पहला देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा। नाम से ही संबोधित हो रहा है कि व्यक्ति मतलब किसी ना किसी से, वस्तु या स्थान से जो संबंधित होता है। तो इसकी परिभाषा क्या बनती है? जिस संज्ञा से एक जाति की, एक वस्तु, किसी एक व्यक्ति या स्थान का बोध होता है। समझ में आई बात? जिस संज्ञा से एक जाति की, एक वस्तु, किसी एक व्यक्ति या स्थान का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे देखो, राम तो एक ही पर्सन है, जयपुर स्थान का नाम है, गीता, कमल आदि, इस प्रकार से। सेकंड हमारा आता है जातिवाचक संज्ञा। आप किसी भी परिभाषा को ले लीजिए, सबसे पहले उसके नाम को संबोधित करते हुए परिभाषा को अपने मन में बनाकर चलिए कि इसमें यह नाम आया तो परिभाषा इस तरीके से बन सकती है। जैसे जातिवाचक संज्ञा, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति तो है ही, परंतु जाति का कोई ना कोई संबंध है। तो देखिए इसकी परिभाषा, जिस संज्ञा से एक जाति या एक वर्ग की सभी वस्तुओं का बोध होता है। जैसे मान लीजिए अभी आजकल जैसे डॉगी का बड़ा प्रचलन है, लोग अपने घर में पेट में डॉगी रखते हैं, पालतू जानवर में हम कह सकते हैं। तो वो जो डॉगी होते हैं उसकी अलग अलग जो ब्रीड होती है ना, जैसे गाय है, गाय भी लोग रखते हैं। तो कोई अमेरिकन गाय होती है, कोई राठी गाय होती है। तो गायों की अलग अलग प्रजातियां होती है। तो एक ही वस्तु होने के बाद भी या एक वर्ग होने के बाद भी उनका अलग अलग हम आंकलन करते हैं, तो वह जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। तो जिस संज्ञा से एक जाति या एक वर्ग की सभी वस्तुओं का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पुस्तक। अब पुस्तक में तो किसी भी प्रकार की पुस्तक हो सकती है, अनेक प्रकार की जातियां होती है। जैसे हिंदी है तो हिंदी में भी अनेक प्रकार की हो सकती है। तो उसकी अनेक अनेक अलग अलग जातियां होती है। गाय, जैसे मैंने गाय का एग्जाम्पल पहले ही दे दिया, अमेरिकन गाय, राठी गाय, इस प्रकार से। फूल, फूल में भी हो सकता है, कमल का फूल, गेंदे का फूल, गुलाब का फूल, इस प्रकार से। और बालक, कोई छोटा बालक है, कोई मोटा बालक है, कोई लंबा बालक है, कोई गोरा बालक है, कोई काला बालक है। तो ये मतलब एक ही वर्ग की सभी वस्तुओं का जिसमें बोध हो रहा है वह जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। अब आता है तीसरा भाववाचक संज्ञा। भाव में व्यक्ति और जाति को नहीं देखते हम, भाव में अपने जो भाव होते हैं उस वो आते हैं। जैसे देखो, जिस संज्ञा से किसी वस्तु की गुण, दशा, व्यापार या धर्म का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे देखो, गुण, जैसे कोई लंबा है तो उसका गुण क्या है? वह लंबा है तो उसका भाव क्या आएगा? लंबाई का। ठीक है, कोई काला दिख रहा है या कोई दुखी दिख रहा है ना, तो उसके फेस से हमें पता लग जाता है कि ये दुखी है। तो उसकी दशा के लिए हम क्या कहेंगे? बेचारा बहुत दुखी है। तो उसकी दशा को देख करके हमारा भाव आ गया। व्यापार, तो किसी की घाटा लग गया तो उसकी दुखी सी दशा होगी। तो इस प्रकार से हम जो है किसी संज्ञा से किसी वस्तु के गुण, दशा, व्यापार या धर्म का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लंबा है तो लंबाई, छोटा बच्चा है तो उसका बचपन, कोई चीज मीठी है तो मिठास, बूढ़ा है तो बुढ़ापा, और कोई सुंदर है तो उसकी सुंदरता। जैसे कोई गोरा है तो गोरे के लिए क्या कहेंगे? गोरापन।
है ना? उसकी मतलब इतना गोरा दिखाई दे रहा है तो गोरापन हो गया, कोई काला है तो कालापन हो गया। इस प्रकार से हम भाववाचक संज्ञा को जो है वो हम जाति या व्यक्ति में न लेकर के संज्ञा से किसी वस्तु के गुण, दशा, व्यापार या धर्म का जिसमें बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लंबाई, बचपन, मिठास, बुढ़ापा, सुंदरता आदि। तो आपको अब उसके बाद में देखो मैंने कल आपको एक बात बताई थी कि भाववाचक संज्ञाएँ जो होती है वो 4 प्रकार के विकारी शब्दों से बनती है। देखो 2 प्रकार के होते हैं शब्द, एक होता है अविकारी और दूसरा होता है विकारी। अविकारी जिसमें कोई विकार नहीं होता, समझ में आ रही है? जिसमें कोई विकार नहीं, विकार मतलब परिवर्तन, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता और विकारी जो है तो देखो पहले जातिवाचक संज्ञा से, फिर सर्वनाम से, फिर विशेषण से, फिर क्रिया से। तो जातिवाचक संज्ञा से हम जब भाववाचक संज्ञा बनाएँगे तो कैसे बनेगी? जैसे कोई पशु है, तो पशु के हमें क्या दिखाई देता है? पशुता, हम पशुत्व भी कर सकते हैं। बूढ़ा से क्या होता है उसका? बुढ़ापा दिखता है। कोई नेता है, तो नेता हमेशा क्या करता है? नेतृत्व करता है। मनुष्य से उसकी मनुष्यता दिखाई देती है, इंसान से उसकी इंसानियत दिखाई देती है। कोई भ्राता है, तो उसका भ्रातृत्व, भाई का प्यार दिखाई देता है। तो इस प्रकार से जातिवाचक संज्ञा से हम भाववाचक संज्ञा में परिवर्तन कर सकते हैं। अब सेकंड है सर्वनाम। सबसे पहले सर्वनाम क्या है? तो जो संज्ञा के स्थान पर काम आते हैं वो सर्वनाम होते हैं ना? तो अहम, मेरे लिए, अहंकार, अपना के लिए, अपनापन, सर्व के लिए, सर्वस्व, निज के लिए, निजत्व या निजता दोनों हो सकता है, मम के लिए ममत्व। तो इस प्रकार से हम सर्वनाम से भाववाचक को परिवर्तित कर सकते हैं। अब तीसरा देखिए विशेषण से। सबसे पहले समझ लेते हैं कि विशेषण क्या होता है। विशेषण मतलब किसी की प्रसन्नता, सिर्फ प्रसन्नता नहीं आती विशेषण में, क्रिया की विशेषता जो बता रहे हैं वो विशेषण होते हैं। जैसे कोई बहुत अच्छा है, तो जैसे मान लीजिए कह दिया हमने क्रिया की विशेषता, लेखन लिख रहा है, वह बहुत अच्छा लेखन लिखता है। तो अच्छा का मतलब उसमें ये एक अच्छाई है लेखन लिखने की, है ना? तो सुंदर, उसका जो सौंदर्य है वो दिखाई दे रहा है, कोई बहुत सुंदर, कोई भी सुंदर जा रहा है तो अपन क्या कहते हैं कि देखो कितना सौंदर्य लेकर चल रही है। तो सौंदर्य माने सुंदरता का भाव आ रहा है। कोई मूर्ख है, तो उसका मूर्खता का भाव आएगा, सरल बात है तो सरलता का भाव आएगा और मोटा है तो मोटापे का भाव आएगा। आप इसमें कुछ भी लो, छोटा है तो छोटापन, पतला है तो पतलापन, कमज़ोर है तो कमज़ोर, कमज़ोरी, कृश है तो कृशकाया, इस प्रकार से। तो ये हमारे हुए। अब चौथा देखिए क्रिया से, क्रिया विशेषण तो हमने पहले ही पढ़ लिया। अब क्रिया क्या है? क्रिया मतलब जो कार्य होने का बोध होता है, जैसे लिखना, पढ़ना, उठाना, रोना, धोना, ये सब क्रिया है ना? चलना, खाना। तो देखो क्रिया से कैसे बना लिखना, लिखा क्या जाता है? लेख लिखा जाता है, मतलब किसी लिखने की क्रिया हो रही है तो लेख आ गया। उठना, उठान, किसी को उठाना, पीना, पान, रोना, रुलाई। तो ये हमारे जो हैं 4 विकारी हो गए जो हमने भाववाचक संज्ञाओं से बनाए हैं। अब देखिए यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए आपको कोई भाववाचक संज्ञा बनानी है, जैसे बच्चा, तो बच्चा का आपका क्या बनाओगे? बचपन। तो इस प्रकार से आप इसमें अभ्यास भी कर सकते हैं, जैसे पढ़ना, पढ़ाई, राष्ट्र, राष्ट्रीयता। तो यह हमारा हो गया संज्ञा। विस्तार से पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि जब तक हम विस्तार से नहीं पढ़ेंगे तब तक वह जो टॉपिक है या जो उपविषय है वो हमें क्लियर नहीं होता। परंतु जब हम उसका लेखन कार्य करते हैं तो ये ज़रूरी नहीं कि हम उसको विस्तार पूर्वक लिखें। कहते हैं ना कि जिसका काम उसी को साजे, नहीं तो बाद में डंका बाजे। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि जितना आपने याद किया, जितना आपने पुस्तकीय भाषा से आपने पढ़ा है और जितना आपके काम आने वाला है, उतना ही आप लेखन कार्य में करेंगे। तो ये जो पीडीएफ मैंने आज आपको समझाई है, कि आप अपनी हिंदी सेकंड की कॉपी में कीजिए और आपको इस संज्ञा में इतना ही लर्न करना है क्योंकि आपके मूल्यांकन के दृष्टिकोण से आपका इतना ही संज्ञा का जो है पार्ट है आपकी कक्षा के अनुसार और आपके पाठ्यक्रम के अनुसार। चलिए तो अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।